अस्सलाम वालेकुम मेराज भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? वालेकुम सलाम शेख भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है मालिक। दुआएं दुआएं आपकी हैं। और ये समझ लें कि पहली जो हमारी पॉडकास्ट हुई थी, जिन लोगों ने अगर नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूंगा जाके देखें। उसके बाद इतनी सारी रिक्वेस्ट आई, और अनफॉर्चुनेटली जो है वो आप भी बहुत बिजी रहे, मैं भी बिजी रहा, तो वो हम कर नहीं पाए। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो कोशिश करते हैं कि मेरे पास माइक वाइक भी आ गया, तो हमने कहा कि चलें पॉडकास्ट जो है वो अब तो बनता है, अब तो करनी चाहिए। तो हम्म, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन अपना दें उन हमारे व्यूवर्स को जिन्होंने अभी तक आपकी पिछली पॉडकास्ट नहीं देखी है। तो थोड़ा सा आप बताएं। मैंने ज़रा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि यू आर जस्ट पास्ट रिसेंटली पास्ट पीएचडी फ्रॉम वाईकाटो यूनिवर्सिटी, बस इसी हद तक मैंने दिया है, हम्म। ताकि आप खुद जो है वो थोड़ा सा अपना बारे में बताएं। अच्छा, मेराज, जैसे आपने बताया कि मेरा नाम मेराज जाफरी है। पाकिस्तान में कराची से मेरा ताल्लुक़ था, और 2019 के नवंबर में, हम्म। जस्ट लाइक 2-3 मंथ्स बिफोर कोविड लॉकडाउन, में यहाँ मूव हो गया था न्यूजीलैंड में। तो मेरी जो पीएचडी स्टार्ट हुई थी इन जनवरी 2020 के अंदर। और मेरी यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी वाईकाटो। और जो मेरा सब्जेक्ट था, मेरा ये कह लें कि जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, वो मैथमेटिक्स एजुकेशन में डिजिटल कॉम्पिटेंसीज किस तरह से डेवलप की जाएं, उनकी मॉडलिंग किस तरह से हो, और टीचर्स और स्टूडेंट बोथ उस पर्टिकुलर मॉडल को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो तकरीबन 4 साल लगे मुझे पीएचडी कंप्लीट करने में अपने यहाँ पे। और उस दौरान मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो थे यूनिवर्सिटी की तरफ से थे, जिन पे काम किया। कुछ लाइक के जब आप पीएचडी करते हैं तो आप एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी सुपरवाइजर्स की, कि आप जो अपार्ट फ्रॉम योर ओन रिसर्च, आप दूसरे रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे अपनी, और कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उस सिलसिले में मैंने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स से, कुछ मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स से, कुछ यूनिवर्सिटी के अपने प्रोजेक्ट्स से, तो उनके अंदर मैं रेगुलरली पार्टिसिपेट करता रहा। तो उससे कई फ़ायदे होते हैं, आपके पोर्टफोलियो बनता है, आपका रिसर्च प्रोफाइल स्ट्रांग होती है। और ऑब्वियसली फिर उसके साथ साथ आपको अपने पेपर्स पब्लिश भी करने होते हैं, और बाकी तमाम चीज़ें। यहाँ आने हम्म। से पहले, बिफोर आई वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पाकिस्तान नेवी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में, जो कि पाकिस्तान नेवी की एक इस्टेब्लिशमेंट है। और दे आर एफिलिएटेड विद बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो उनके साथ मैं तकरीबन 9 साल काम करता रहा सप्लाई चेन में और लॉजिस्टिक्स में। हम्म। और हाँ, या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आई वाज पार्ट ऑफ दिस मैनेजमेंट सेल, जिसमें तकरीबन 34 रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो थे उनको मैंने या लुक आफ्टर किया। या दस, या नथिंग। अच्छा, मैं आपसे डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आपने क्यों चूज़ किया न्यूजीलैंड, और आपने पीएचडी, इसलिए कि ये हम कवर कर चुके हैं पिछली पॉडकास्ट में। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग ये देख रहे हैं, अगर उनके जहन में क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जाके देखें। अच्छा, एक सवाल अक्सर जो है वो पूछा जाता है कि मास्टर्स एक रिसर्च है और मास्टर बाय कोर्स है। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि अगर मास्टर्स में हमारी कोई पब्लिकेशंस नहीं है तो उसमें क्या चांसेस हैं, पीएचडी का क्या पाथवे बनेगा? पीएचडी का पाथवे, अगर आपके रिसर्च एलिमेंट या कंटेंट आपके पास नहीं है आपकी उस मास्टर्स डिग्री में, यानी कि आपकी जो मास्टर्स विदाउट रिसर्च है, हम्म। चांसेस यही हैं कि जी के आपके चांसेस कम हो जाएंगे, ऑब्वियसली यही है। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो जाएंगे, बट कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने थीसिस नहीं किया हुआ, और आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जी के एक जो स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ रिसर्च और उसको पब्लिश करने का प्रोसीजर क्या है, हम्म। तो ना सिर्फ ये कि यूनिवर्सिटी का काम बढ़ जाता है, बल्कि आपका भी काम बढ़ जाता है। और आप पहले साल जो इसी में लगे रहते हैं समझने में कि जी की रिसर्च है क्या चीज़। क्योंकि हम्म। लोगों को लगता है रिसर्च शायद बहुत आसान काम है, हर कोई आगे कर लेगा। हम्म। तो ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी मेटिकुलस जॉब, जिसमें आपको बड़ा स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। और हम्म। ख़ास तौर पे इस तरह के इन्वायरमेंट में, जैसे कि न्यूजीलैंड का इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे इनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई होती हैं आपसे। हम्म। और जब वो देखते हैं कि आप एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहे, तो फिर ऑब्वियसली इश्यूज आते हैं सुपरवाइजरी सेटअप के अंदर भी, और बाकी आपको भी पर्सनल लाइफ के अंदर भी, और पर्सनल कह लें कि एनजाइटी और टेंशन के
हम्म। आपको अटैक्स होते हैं कि तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2-3 टिप्स आप उन लोगों को दें जिनकी मास्टर्स में पब्लिकेशन नहीं है, कि कैसे प्रिपेयर हों या अपने चांसेस एडमिशन के कैसे ब्राइट करें, वो क्या होंगे वो? एक्चुअली ये एक देखिए वही वाली बात है कि आप जब मैं अच्छा उन लोगों को खास तौर पर मैं कहना चाहूँगा जो अभी ग्रेजुएशन लेवल पे हैं या ग्रेजुएट हुए हैं या बैचलर्स के बाद वो उस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको आज अगर वो फैसला कर लें कि उन्होंने आज से 5 साल के बाद क्या करना है या क्या अपने आप को देख रहे हैं, तो उस हिसाब से वो प्लान कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल उनका प्रोजेक्ट, उनका स्कोप जो है, उनका जो गोल है वो पीएचडी है, इन एकेडमिक्स में जाना है, एज अ टीचिंग, एज अ रिसर्चर, एज अ किसी भी हम्म। फॉर्म के अंदर, तो उनको फिर ज़रूरी है कि वो अपने जो फर्दर स्टडीज़ है उसमें रिसर्च की इम्पोर्टेंस को रखें और उस रिसर्च को मतलब कि ऐसा कोर्स सेलेक्ट करें जिसमें रिसर्च हो। अब जिन लोगों ने कर लिया है और उनके पास कोई रिसर्च एलिमेंट नहीं था, बिकॉज बाय चॉइस हो, बाय स्ट्रक्चर हो, बाय डिज़ाइन, जो भी कह लें हम्म। आप, तो उनके लिए सिर्फ ये है कि जी कि या तो उनके पास एक्सपीरियंस हो फील्ड का, हम्म। से कि उन्होंने कुछ करा हुआ हो, जेन्युइनली करके दिखाया हुआ हो, जिसको वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो अपनी सीवी में या अपने वर्क एक्सपीरियंस में, और यूनिवर्सिटी उसको भी कंसिडर करती है। अच्छा सेकंड अच्छा, एक सवाल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। डिमॉन्स्ट्रेट जो आपने कहा, तो उसका कोई फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट का जिसमें डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें? वो एसओपी डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेट? अच्छा ये देखें, मैं थोड़ी सी अपनी बात मुकम्मल कर लेता हूँ, आपका ठीक है। आंसर सवाल का जवाब भी मैं दे दूंगा फिर। तो उसमें ये था कि एक तो ये है कि जी की वर्क एक्सपीरियंस उनके पास हो, हम्म। दूसरा ये कि चले मास्टर्स में आप नहीं कर सके तो सेकंड ऑप्शन आपके पास सिंपल सा ये है कि आप कोई पब्लिकेशन कर लें अपने मास्टर्स को बेस बना के, या किसी पब्लिकेशन का पार्ट बन सकते हैं कि उसमें कोई कंट्रीब्यूट कर लें किसी डेटा के अंदर, किसी चीज़ में। तो आपका फिर ये कि एक पब्लिकेशन आ जाती है जो कि शो करती है आपके रिसर्च के एबिलिटी को कि जी कि यू आर केपेबल टू डू रिसर्च। हम्म। तो वो फिर आप उसको भी उस तरह से कवर कर सकते हैं। दो ऑप्शन हैं आपके पास कवर करने के। अच्छा, अब डिमॉन्स्ट्रेट कैसे होगा? पहली बात तो ये कि जी कोई फॉर्मेट से डिमॉन्स्ट्रेट होगा, तो ऐसा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज कि मेरा भी यही मसला था हम्म। कि मेरा जो फर्स्ट लास्ट मेरी डिग्री थी वो एमबीए थी फ्रॉम अ सर्टेन यूनिवर्सिटी, और उनका एमबीए में कोई रिसर्च कंटेंट नहीं था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हुई मुझे, बिकॉज कि मेरे साथ एक तो दो चीज़ें थी। मैंने एक पेपर पब्लिश किया हुआ था, वो उसने मुझे हेल्प की। दूसरी बात ये कि मैंने एक मेरा काम था ऑनलाइन ऑलरेडी मौजूद था, जिसके मैं लिंक्स लोगों से शेयर करता था, तो वो डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा था मेरा वहाँ पे सारा कुछ प्रोजेक्ट जो भी कह लें। तो इस तरह से आपका कोई जेन्युइन कोई लाइफ प्रोजेक्ट, तो इसलिए आप अगर आजकल के दौर में तो बहुत आसान है, आप अपना एआई के ज़रिए या बाकी चीज़ों के ज़रिए अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना सीखें, पोर्टफोलियो अपना बनाएं, उसको हम्म। ऑनलाइन रखें, अप रखें, ताकि आप किसी से शेयर करना हो तो सिर्फ आप एक लिंक शेयर करो, रादर के 50 डॉक्यूमेंट। वो उनके लिए भी आसान है और आपके लिए भी आसान है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है, हम्म, बहुत सारे लोग, अच्छा, न्यूजीलैंड के अंदर दो तरह की एडमिशन प्रोसीजर हैं जो मैं अब समझाऊं और जो बाकी लोगों से जो हम्म, फीडबैक है। दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां वो कहती हैं आप डायरेक्ट अप्लाई करें, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हम आपका जो प्रोफाइल है या जो भी रिसर्च पेपर है हम अपने फैकल्टी को देंगे और उसमें से कोई सुपरवाइज़र पिक करेगा तो फिर आपसे कांटेक्ट करेगा। और इसके अलावा जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वहाँ पे पहले आपको सुपरवाइज़र का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हम्म। ये दोनों मेथड में कोई फ़र्क है या इसमें कोई एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ऐसा क्यों है? और अगर कोई किसी के पास दो ऑप्शंस हैं कि भाई उसका उस यूनिवर्सिटी से में भी जा सकता है इसमें भी, तो वो किसको प्रेफरेंस दे? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए, सुपरवाइजर से अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आपकी, और सुपरवाइजर से अगर आपका कोई है अंडरस्टैंडिंग, कोई आपकी जो कम्युनिकेशन ऑलरेडी हुई हुई है, तो वो उसकी तो वर्थ है, ऑब्वियसली उसकी वर्थ है और उसकी इम्पोर्टेंस भी है। तो ये फैक्टर आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते जी कि यूनिवर्सिटी ने आपको एक एडमिशन दे दिया है विदाउट सुपरवाइजर क्या कॉन्सेंट कह लें, या अप्रूवल, या अप्रूवल तो नहीं कहूँगा मैं इसको यहाँ पे, कि आपके ने किसी सुपरवाइजर से ऐसा कोई डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं किया, बट यूनिवर्सिटी ने अपने बिहाफ पे करके आपको सुपरवाइजर दे दिया। और एक वो है जो सुपरवाइजर आपने खुद सेलेक्ट कर लिया, या सुपरवाइजर ने आपसे कम्युनिकेट किया, अपना इंटरेस्ट दिखाया। हम्म। तो दोनों में फ़र्क आएगा, बिल्कुल आएगा, बिकॉज के एक वो है कि जहाँ पे आप जब स्टार्ट करेंगे अपना पीएचडी, तो आप ऑलरेडी एक
ग्राउंड पे होंगे, एक पेज पे होंगे सुपरवाइजर के साथ। दूसरे प्रोसेस में आप जो हैं वो स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट से जहाँ पे कि सुपरवाइजर को भी आपका इतना नहीं पता ना, आपको पता है, सिर्फ उसको टॉपिक का ही पता है आपका। तो फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, केमिस्ट्री जो है वो डेवलप होगी। तो वो टाइम आपको लगता है। इस देखिए, पीएचडी इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर, आप इसको जितना शॉर्ट करें बेहतर है। राधा कि आप 3 महीने से इसी में लगा देंगे सुपरवाइजर, क्योंकि सुपरवाइजर यहाँ पे आपके पास डेली अवेलेबल नहीं होगा। शायद आपको हफ्ते में एक दफ़ा मिल जाए या 3 हफ्ते में एक दफ़ा मिल जाए, वो भी गनीमत है आपकी। आपको खुद अप्रोच करना पड़ेगा उसको, तो एक एक महीने में एक दफ़ा ही मुलाकात हो रही होती, तो उसमें आपका जो कंसेंसस है वो डेवलप इतनी जल्दी नहीं हो पाता। एक मुलाकात एक महीने में हो रही है, 2 मुलाकात हो रही है। तो बेहतर ये कि आप सुपरवाइजर से अर्ली ऑन ही कम्युनिकेट करें, और उसको आप अगर वो आपके साथ ऑन बोर्ड है तो आप उसी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें, सिलेक्ट करें। तो ये आप कहते हैं कि प्रेफरेंस उस यूनिवर्सिटी को देनी चाहिए जहाँ पे आप पहले सुपरवाइजर से कांटेक्ट में होते हैं और वो आपको अप्रूव करता है, और देन यू गो टू एडमिशन, यानी गेट द एडमिशन। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। बाकी ऑब्वियसली और लोगों के अपने एक्सपीरियंस हो सकते हैं कि कुछ लोग अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन मेरा ये था कि जी के हम्म मैंने अपने सुपरवाइजर को सारा कुछ कम्युनिकेट किया हुआ था। उसने मुझसे कम्युनिकेट करके जो मेरा प्रपोजल था हम्म उसको भी थोड़ा चेंज करवाया उसने, कि जी कि मैं इस तरह से नहीं कर सकता काम आपके साथ, आपको इसको थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। तो वो फिर हम म्यूचुअल ग्राउंड पे आ चुके थे। तो फिर हुआ ये कि मुझे 3 महीने के बाद यहाँ पे जब मैं आया हूँ, मतलब 4th मंथ में मेरा एथिक्स अप्रूवल आ गया था जल्दी, और मेरा 6ठे महीने में जो उनका टाइम होता है कि जी आपने डिफेंड करना है अपने थीसिस को, मैं कर चुका था। अदरवाइज जो दूसरे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो कि स्कॉलरशिप्स वगैरह पे आते हैं, इनका सुपरवाइजर से इतना कम्युनिकेशन नहीं होता। तो वो मैंने देखा है कि 8-8 महीने, 9-9 महीने, साल भी लग जाता है उनको सिर्फ इसी स्टेज पे गुजरने में कि जी के हम किसी एक पेज पे आए हैं सुपरवाइजर के साथ। और ओहो सम टाइम रेप कुछ केसेस हैं ऐसे यहाँ पे जो कि अम, पूरे साल के बाद भी सुपरवाइजर आपके साथ एक पेज पे नहीं आ सका, तो आपको सुपरवाइजर चेंज करना पड़ा। तो ये भी अच्छा। केसेस हैं, और ये ओके। हमारे मतलब मेरे दोस्तों में ही हुए हैं। और फिर उनको फिर बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। तो वो उस सूरत हाल को अवॉइड करना है तो आपको सुपरवाइजर के साथ एटलीस्ट थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए। नहीं, सही कहने से कि जो अब तक हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं जिनसे मैं राब्ते में हूँ, तो उसमें ज़्यादातर वही हैं जिनका जो एडमिशन हुआ है फर्स्ट दे गॉट द सुपरवाइजर अप्रूवल, और वो ज़्यादातर वाइकाटो यूनिवर्सिटी के ही हैं, और एक दो शायद ऑकलैंड के होंगे। अभी तक मेरे नज़र से ऐसा कोई नहीं गुजरा कि जिसने पहले यानी कि अप्लाई किया हो और फिर जो है वो फैकल्टी ने जो है वो कोई असाइन किया हो, और उसमें लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो ग्रुप पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हम्म। कि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अप्रोच कर रहे हैं, सुपरवाइज़र से फीडबैक नहीं आ रहा पॉजिटिव। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? सुपरवाइजर से फीडबैक नहीं आ रहा है या सुपरवाइजर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, ये मैं इसको थोड़ा सा रिप्लाई रीफ्रेम नहीं कर। कर रहा है, हाँ, सपोज रिप्लाई मैं नहीं जो कर रहा। जो हम्म बेस्ड ऑन हाँ, एक्सपीरियंस बात कर सकता सवाल हूँ। को मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट कर दूं कि इसके अंदर क्या ये है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, या जो आपका रिसर्च टॉपिक है वो ऐसा नहीं है, क्या उसको चेंज करें या मल्टीपल बनाएं, क्या अप्रोच होनी चाहिए? अच्छा देखिए, अब ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि ये अजम्पशन पे तो मैं बात नहीं कर सकता। हम्म तो सुपरवाइजर अगर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, या जो आपने इससे रब्ता कर रहे हैं वो उसका समहाउ आपकी ईमेल्स का जवाब नहीं मिल रहा आपको, तो कोई मसला नहीं। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, मुझे जो लगता है। और पार्ट ऑफ द प्रोसेस का मतलब मेरा ये है कि जी के जो चांसेस होते हैं कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, और बाकी मेरे दोस्त वगैरह जिन्होंने भी किया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, नॉट न्यूजीलैंड, हम्म एनी वे इन द वर्ल्ड, कि अगर आप 10 करते हैं ईमेल्स तो चांसेस हैं कि एक आपको रिप्लाई कर देगा। तो ये अगर इस हिसाब से चलें आप, तो 10% अगर आप देखते हैं तो आप उस हिसाब से फिर अपना इवेल्युएट कर लें कि कैलकुलेट कि जी आपने कितने लोगों को ईमेल करना है। तो आपके पास तो सिंपल एक फॉर्मेट होना चाहिए रेडी, जो कि जिसमें आपका प्रपोजल टाइप तो नहीं होना चाहिए, बट एक तरह का सिनॉप्सिस, स्मॉल ब्रीफ सिनॉप्सिस होना चाहिए, जिसमें आपका टाइटल हो, आपका ऑब्जेक्टिव्स हों, आपकी वे या मैथडोलॉजी से हम कहते हैं कि थोड़ी वो डिफाइन हो, और थोड़ा सा आप बताएं कि जी कि आप क्या अचीव क्या करना चाह रहे हैं। और उसके साथ आप ये बता दें कि आपने किया हुआ क्या है, उसका लिंक कैसे हो रहा है आपकी पिछली
अचीवमेंट्स के साथ, या करियर के साथ, या क्वालिफिकेशंस के साथ, अगर आपने एक अच्छा एक जल बनाया हुआ है, मतलब उसको तमाम चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को लिंक किया हुआ है, कनेक्शंस डेवलप हुए हुए हैं, रिगार्डलेस के जी कि आप फिजिक्स के हैं और आप करना चाह रहे हैं किसी और फील्ड के अंदर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि आप जो करना चाह रहे हैं वो कितना, आप उसको खुद कितना समझते हैं, बिकॉज कि ये आपका ब्रेन चाइल्ड है। सुपरवाइजर ने आपको आइडिया नहीं दिया, आपने अपना आइडिया उसको थ्रो कर रहे हैं। तो अगर आपको अपना आइडिया खुद ही क्लियर ना हो तो सुपरवाइजर बोलता है इसको खुद नहीं पता, मैं क्या इसको रिप्लाई करूँ। अच्छा, बट ये भी तो हो सकता है कि जो आपका टॉपिक है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है या उसमें इतनी पोटेंशियल नहीं है, वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा दिस इज सुपरवाइजर व्हाट आई एम को। सेइंग कि आपने अपने बच्चे को सही से तैयार नहीं किया हो, सही है, आपने उस पर हम्म। काम ही नहीं किया हो। आप मार्केट में थ्रो कर रहे हैं एक ऐसा आइडिया जो कि ऑलरेडी किसी ने काम किया हुआ है, या जिसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप है। देखें, डेली मिलियंस ऑफ पेपर पब्लिश होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में हज़ारों लोग पीएचडीज कर रहे हैं। तो आप जो आइडिया लेके आ रहे हैं आजकल, जो जो लोग एक्चुअली पीएचडी को ये समझ के कर रहे हैं कि जी के पाथवे के तौर पर लेते हैं, तो उनके आइडियाज़ भी उस हिसाब से वो डेवलप करते हैं कि जल्दी में होते हैं। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, इवन दो कि आप इसको एज अ पाथवे ले रहे हैं अपनी रेजिडेंस के लिए या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, वॉट एवर, बट स्टिल आपने जो आइडिया पे इस पे काम करना है, आपको करना तो हम्म। पड़ेगा ना यहाँ पे आके। तो वो आप पहले से उसको बहुत ही मिटिकुलसली देख लें कि आपने करना क्या है, क्या वाकई वो एक नॉलेज क्रिएशन होगी एट द एंड ऑफ द डे, आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे उसके अंदर। क्योंकि जो करवाने वाला है वो तो गुड इंटेंशन के साथ आ रहा है ना, उसको तो नहीं पता कि आपके एम क्या हैं। वो तो ये देख रहा है कि आप ये चीज़ जो करना चाह रहे हैं उसमें आपकी ग्रिप कितनी है। वो तो उसको इस तरह हम्म। से एवेल्यूएट करेगा। वो इस तरह एवेल्यूएट तो नहीं करेगा जी कि आपके एम्बिशंस जो है ना वो उसके पीछे कुछ और भी हैं, हम्म। आप इसको एज अ पाथ वे यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो आपने उसके फुटिंग में जाके देखना है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। उसकी एक्सपेक्टेशन हाई होंगी कि जी पीएचडी एक नॉलेज कंट्रीब्यूशन है, तो क्या वाकई इससे नॉलेज कंट्रीब्यूट होगी, थोड़ी सी भी होगी तो वो फिर आपका हाथ पकड़ लेते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ही ऐसी जो कि जस्ट लाइक इन्वेंटिंग अ व्हील अगेन एंड अगेन वाली बात है, तो फिर ऑब्वियसली उनका भी इंटरेस्ट नहीं होता, फिर उसको इतना वो नहीं लेते। तो इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, अगर जैसे किसी को पता चल गया कि हाँ भाई अब ये प्रॉब्लम है, इम्प्रूव कैसे करें? देखिए, इम्प्रूवमेंट के लिए तो फिर आपको ऑब्वियसली या तो आपकी अपनी आई इतनी डेवलप हुई हुई हो, अपना स्किल सेट इतना स्ट्रांग हो कि जी कि आप हम्म। उसको खुद ही कर लें, वरना तो फिर ये कि आप मशवरा करें किसी से, ऑब्वियसली जो लोग कर चुके हैं, इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, कि उनके पास जाएं, उनसे कंसल्टेशन करें। हम्म। तो उनके पास डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, बिकॉज कि वो जो पीएचडी कर लेता है तो 5 साल में, 4 साल के अंदर वो कुछ ना कुछ पढ़ ही लेता है, वो मर मरा हम्म। के। अच्छा। तो फिर उसके पास जो है ना कुछ इस तरह की नॉलेज कंट्रीब्यूशन से मतलब मेरा यहाँ पे ये नहीं कि आप कोई ब्रेक थ्रू कर देंगे दुनिया में, सही है, कोई आप ऐसी चीज़ बना देंगे जो कि दुनिया को तब्दील कर देगी, नो, वी नॉट हम्म। टॉकिंग अबाउट दैट ब्रेक थ्रू। सही है, वो वंस इन अ वाइल ही होता है। सही है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के अंदर बैठे हुए हैं और उस एस्पेक्ट के अंदर छोटी सी कोई चीज़ आएगी जो कि आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से, बट वो चीज़ वाकई जेन्युइनली डिफाइन कर सकते हो आप कि हाँ जी ये इस तरह से होगी या इस तरह करना चाहूँगा मैं। तो हम्म। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, खासतौर प्रपोजल स्टेज के अंदर। अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है तो अगेन मैं यही बात कहूँगा कि आप अगर अपने, इट्स योर ब्रेन इज़ योर ब्रेन चाइल्ड, और अगर आप अपने हेड में खुद क्लियर नहीं है तो सुपरवाइजर कैसे क्लियर होगा। सही। अच्छा, एक और सवाल, ये मेरा अपना सवाल है अपनी क्लैरिटी के लिए, और हो सकता है दूसरों को भी इससे फायदा हो। जैसे अक्सर लोग भी पूछते हैं यार सक्सेस रेट जो है वो कितना है इस फील्ड का, इस जॉब का, और तो ये मैटर करता है कि ये कोई चीज़ है कि भाई इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, यहाँ पे सक्सेस रेट ज़्यादा है एडमिशन का। सक्सेस से मतलब पीएचडी एडमिशन सक्सेस रेट। पीएचडी एडमिशन। हाँ, मेरे पास डाटा इस तरह से डेटा नहीं है कोई मैं जिस हाँ, पे ये कमेंट कर सकूं इसके ऊपर कि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस या आपके कुलीग के साथ कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो। यूनिवर्सिटी में एडमिशन रेट किस किस यूनिवर्सिटी का हाई है हम्म। पीएचडी के अंदर। मतलब ये कोई लॉजिकल इसका कुछ बनता है आपके जहन में, आप क्या समझते हैं? मेरा, देखें, पीएचडी कराने के लिए यूनिवर्सिटी को एटलीस्ट 2 सुपरवाइजर आपको देने पड़ेंगे। हम्म। सबसे पहली बात तो ये। तो अगर यूनिवर्सिटी के पास
हैं इतनी रिसोर्सेज कि वो आपको एलोकेट कर सके, क्योंकि देखिए 4 साल की बात मैं अगर आपसे कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ने 5 साल रखा हुआ है इसको। मतलब उनका जो लिमिट है, थ्रेश होल्ड है, वो 5 ईयर्स है कि इसमें आपने पीएचडी करना है विद इन एग्जाम, विद 1 ईयर एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं, 6 ईयर तक जा सकते हैं। तो 6 साल के लिए यूनिवर्सिटी ने आपके साथ एक रिसोर्स अटैच करनी है अपनी, एक ह्यूमन रिसोर्स जिसे आप कह रहे हैं, यानी हम्म। सुपरवाइजर्स को आप कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिसोर्सेज अटैच होती हैं आपके साथ। तो यूनिवर्सिटी ने भी देखना होता है कि जी के इतनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है उनकी आपके साथ, तो कितने अपने जो रिसोर्सेज हैं वो कितने स्टूडेंट्स में डिवाइड करनी है, लेकिन एक टीचर को कितने स्टूडेंट्स देने हैं उन्होंने, कितने नहीं देने, ये तो नहीं कर सकते ना कि जी कि एक टीचर है उसके पास कोई 50 पीएचडी स्टूडेंट्स देते हैं, वो इम्पॉसिबल है। उसके हम्म। लिए भी इम्पॉसिबल है बिकॉज के उसके अदर एक्टिविटीज़ हैं, टीचिंग लोड है, रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सारा कुछ होता है। तो ये डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर कि उनके पास सुपरवाइजरी स्ट्रेंथ क्या है कि वो प्रोवाइड कर सकें स्टूडेंट्स को पीएचडी के लिए। ये कहना है कि जी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी पीएचडी में या देगी, तो ये मुझे आई डोंट नो, मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि, हम्म। बट ये कि सारी यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं वो वेलकम करती हैं पीएचडी स्टूडेंट्स को, अगर वो पीएचडी स्टूडेंट उनके साथ या उनकी किसी भी किस्म की कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हो अपनी नॉलेज डोमेन के अंदर रहते हुए। हम्म। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल है कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो है ना वो नहीं अच्छा, ले रही या ले रही है। चले मैं थोड़ा सा सवाल बदलता हूँ। यानी कि सपोज ऑकलैंड है, अब ऑकलैंड यूनिवर्सिटी है और एयूटी हम्म, है, अब जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोगों का जो रुझान होता है वो ऑकलैंड मूव होने का होता है। तो अगर वहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा आ रही हैं, इट मीन्स के वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। तो अगर उसके मुकाबले में मैं ऐसी जगह अप्लाई करूँ जहाँ पे वो इतनी फेवरेट जगह नहीं है लोगों के लिए, वहाँ पे कम एप्लीकेशंस आ रही होंगी मेरे हिसाब से, तो वहाँ पे चांसेस बनते हैं, इस अगर इस सिनारियो से देखा जाए इसको। अगेन वही आंसर है मेरा कि अगर ऑकलैंड में ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हम्म। इसका मतलब ये है कि उनकी भी एक लिमिट होगी एक्सेप्टेंस की। अगर वो उस लिमिट को पहुंच चुके हैं तो ऑब्वियसली दे माइट नॉट आपको इन वेलकम ना कर सकें। तो हम्म। ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है, ज़्यादा रिसोर्सेज भी होंगी, लेकिन ज़्यादा लोग उसको अप्रोच भी कर रहे होंगे। और ज़्यादा लोग अप्रोच करने का मतलब ये है कि उनके पास जो पीएचडी स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करने की जो कैपेसिटी है वो भी उसी तरह से होगी। वो भी हज़ारों पीएचडीज को सुपरवाइज नहीं कर सकते ना। तो फिर ऑब्वियसली अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑप्शन बनती हैं फिर आपका। तो ऑकलैंड की बात जैसे आपने की, तो ऑकलैंड के साथ एक इशू ये आ सकता है कि उनके हम्म। सुपरवाइजर्स जो ऑलरेडी इंगेज हों बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम्म। ऑब्वियसली उनको बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस से लोग अप्रोच भी कर रहे होंगे उस हिसाब से, क्योंकि वो एक कहते हैं कि नाम है ऑकलैंड का जो हम्म। कि ज़्यादातर फेमिलियर है आउटसाइड न्यूजीलैंड लोगों को। वाईकाटो के बारे में शायद मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना था जब मैंने यूनिवर्सिटी इंटरनेट पे देखी थी कि वाईकाटो भी हम्म। कोई नाम है, और अल्टीमेटली एडमिशन ले लिया मैंने वहाँ और पे। जबकि अगर यूनिवर्सिटी आप देखें तो अच्छी खासी ठीक ठाक बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं, है। ऑकलैंड से मतलब मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आज भी अपने आप को, पहले मैंने ऑकलैंड ही ट्राई किया था, बट अल्टीमेटली मैं आई एंडेड अप इन वाईकाटो यूनिवर्सिटी। बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, मतलब बड़ा ओपन इन्वायरमेंट है, आपके पास रिलैक्स इन्वायरमेंट है। और क्योंकि वाईकाटो में है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट हैं ऑकलैंड से। ट्रांसपोर्टेशन के थोड़े से आपके पास कह लें कि उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ये आपके लिए पीएचडी करने के लिए मेरे ख्याल से ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि वाईकाटो है, लिंकन है साउथ के अंदर आपके पास, और एक दो और जो ओटागो ओटागो। जो कि हम्म। डनीडन वगैरह में है, तो ये बड़ी पीसफुल जगह हैं, बहुत ही पुरसकून हैं, कम लोग हैं। हम्म। आपको इससे अच्छा पीएचडी करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको स्टडी करने के लिए। ज़्यादा टाइम ऑकलैंड में आप हम्म। परेशान ही रहेंगे वर्क के लिए, बिकॉज के ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड हैं, बहुत लोग हम्म। हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उस हिसाब से हैं कम ज़्यादा, और हाँ, एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। हाँ, मतलब ट्रांसपोर्ट वही जो वही लोग बड़ी यहाँ नहीं सिटी के लिए रहते तो मसला हाँ मसाइल है। उनके लिए। अच्छा, एक सवाल और स्कॉलरशिप के बारे में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन जो ग्रुप में डाले थे, पोस्ट किए थे। अच्छा, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि भाई स्कॉलरशिप का क्या सिलसिला है। अब ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है यूरोपियन कंट्रीज़ का ना, इसलिए कि यूरोप के अंदर फुली फंडेड और बहुत बेनतहा किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं, और आई थिंक फॉर ईस्ट एशिया, चाइना, कोरिया। तो हम्म, अब इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर कोई बंदा एक क्वेश्चन करता है कि भाई स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हम्म। पाथवे होना चाहिए, क्या गाइड करेंगे आप उसको? स्कॉलरशिप बिल्कुल मिलता है।
हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ मैंने देखे हैं जो स्कॉलरशिप पे, यहाँ की स्कॉलरशिप्स पे थे। और आजकल बीच में थोड़ी सी रिसेशन और यूनिवर्सिटी की फंडिंग थोड़ी कम हुई, तो उन्होंने फिर बीच में कोविड की वजह से, लेकिन अब मेरे ख्याल दोबारा ट्रैक पे आ रहे हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह ऑन हो रही हैं। और स्कॉलरशिप इनकी जो होती है वो इस तरह से होती है कि पहली बात तो आपकी फ़ी पूरी पेड होती है उसके अंदर, प्लस अब उन्होंने स्टिपेंड जो है पर मंथ बढ़ा दिया है वो, और वो कर दिया मेरे ख्याल से $2100 कर दिया, $2100 आपको मिलते हैं हर मंथ यूनिवर्सिटी की तरफ से। बट ये आप कब अप्लाई करें, जब आपका एडमिशन हो जाएगा? एडमिशन जब आपका होता है, साथ में ही आपको ऑप्शन मिलता है कि आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम्म। और उसमें ऑप्शंस आ रहे होते हैं आपके पास एडमिशन के टाइम पे, प्रोसेस के अंदर ऑनलाइन जो प्रोसीजर होता है, तो वहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया क्या होता है स्कॉलरशिप का, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी? क्राइटेरिया ये है कि ऑब्वियसली आपके जो पिछले ग्रेड्स हैं वो एक क्राइटेरिया हो सकता है अगेन आई हम्म। एम सेइंग हो सकता है, बिकॉज के हम्म। इट्स टोटली अप टू दी स्कॉलरशिप कमेटी में 6 लोग होते हैं इनके पास। हम्म। उसमें से एक वो जो होता है डिपार्टमेंट का होता है, एक रिसर्च डिपार्टमेंट से होता है, एक स्टूडेंट डिपार्टमेंट, मतलब 6 लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं आपको स्कॉलरशिप देनी ही नहीं देनी। तो अच्छा। समटाइम ऐसे लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, उनको समटाइम उनको नहीं मिलती, जो एक्सपेक्ट खुद कर रहे होते हैं कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो इट डिपेंड्स, ग्रेड्स पे शायद इतना फोकस नहीं होता मेरे ख्याल से, फोकस होता है कि जी के इनकी प्रायोरिटीज़ के ऊपर, कि अच्छा। किसको देनी है, किस तरह देनी है, तो बट मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। बट स्कॉलरशिप के लिए को आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट तो नहीं क्रिएट करने की ज़रूरत होती? बिल्कुल, सम टाइम आपसे ही मांग लेते हैं कि स्कॉलरशिप कमेटी वाले आपसे कोई स्टेटमेंट मांग लेते हैं आपका, कि अच्छा। जी कि आप जब मैंने लास्ट टाइम, जब मुझे याद है मैं अप्लाई कर रहा था, तो उस वक्त एक फॉर्म होता था इनका स्कॉलरशिप का अलग से, वो आपको फिल आउट करना पड़ता था। हम्म। सही है, अब इस आजकल जो है मेरे ख्याल से वो फॉर्म अब उन्होंने ख़त्म कर दिया है, आप डायरेक्टली ड्यूरिंग योर प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ही अप्लाई कर देते हैं, या फिर आप जब जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अपना लॉगिन क्रिएट करते हैं, तो हम्म। उनके पास एक पैनल हो, उनके पास एक सेक्शन है जहाँ पे आप स्कॉलरशिप्स की इंफॉर्मेशन लेके उनके अंदर अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप स्कॉलरशिप की जो एलिजिबिलिटी है उसको रीड करें ज़रूर, सिर्फ आप अप्लाई ना कर दें कि जी ये अप्लाई वेबसाइट कर। पे है मौजूद? हाँ, आपको अच्छा। एलिजिबिलिटी का आपको मिल जाएगा कि जी कि हम्म। आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, और उसमें बहुत सारी डिटेल ऐसी होती हैं जो आपको टाइम सेव कर देती हैं, कि आप कहते हैं चलो अप्लाई करूं या ना करूं, पता चल जाता है आपको, बिकॉज कि उसमें कुछ डिटेल्स हैं ऐसे कि कई दफ़ा लिखा होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं, बट वंस यू गो इनटू द एलिजिबिलिटी, तो यू सी के जी कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट जो सर्टेन रीजन्स के हैं, इट्स नॉट लाइक एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट विल बी एंटरटेन्ड। हाँ, ओके। तो और ये है ये जो थोड़ा सा। अमाउंट है ये फिक्स होती है या वेरी करती है? जैसे आपने कहा कि फुल ट्यूशन भी जो है वो कवर्ड हो जाती है, फंडेड हो जाती है ट्यूशन फी, इसके अलावा भी कुछ हाँ, अमाउंट होती है कुछ? फिक्स अमाउंट है, 2100 आपको स्टिपेंड पर मंथ मिलेगा, अच्छा। प्लस आपकी जो भी फी होगी वो पेड होगी आपकी। ये अब जब तक आप पीएचडी कर रहे हैं, फॉर द होल ड्यूरेशन और फॉर ना जस्ट ना वन ना ईयर? ना ना, जस्ट फॉर 3 years। फॉर 3 years? अगर आप उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको 5 साल हम्म। लग रहे हैं, तो आखिरी 2 साल आपको खुद फंड करने हैं फिर। हम्म। अच्छा। जी। चलें, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो पढ़ता हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे लिखे हुए हैं। अब आप इसमें देखें, इसलिए कि कुछ क्वेश्चंस बड़े जनरल होते हैं। उसमें कहते हैं प्लीज़ गाइड, तो मैं कोशिश उनको ही करता हूँ रिप्लाई बैक कि भाई इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चंस करें, शायद उस तरह का कोई आ जाए तो अब आप उसको देख लेगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, आई एम इंटरेस्टेड इन एनरोलिंग इन ए पीएचडी इन एजुकेशन एट वाईकाटो यूनिवर्सिटी। आई होल्ड एन एमफिल इन एजुकेशन हैविंग 3.73 CGPA. Kindly let me know the ins and outs in this regard. अच्छा, आपने CGPA कितनी बताई इनकी? 3.73 3.73, और एजुकेशन में करना चाह रहे हैं, एजुकेशन में। तो उन्होंने कोई बैकग्राउंड बताया हुआ है अपना, कि एमफिल किया बैकग्राउंड हुआ है, एमफिल किया उन्होंने हुआ एमफिल किस में, एजुकेशन में किया हुआ है? है। यस। हाँ, बिल्कुल अप्लाई करें मेरे ख्याल से, तो इन्स अच्छा एंड प्लेटफॉर्म। आउट्स इन्होंने पूछा, क्या मतलब इन्स एंड आउट्स क्या हो सकते हैं? इन्स एंड आउट्स ये तो यही बता सकते हैं ये है कि इनको मेरे ख्याल से इनको आप मशवरा दे सकते हैं कि बिल्कुल अप्लाई करें, इनको करना चाहिए। अगर मिनिमम क्या चाहिए होती है CGPA? 3.5 है जो 3.5 इनको है। रिक्वायरमेंट है, उससे हाँ 3.3 तक ले लेते हैं, उससे अच्छा, नीचे हो तो फिर आप स्कॉलरशिप तो नहीं मिलती आपको, एडमिशन शायद दे दें आपको। ओके। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी
मिलता जुलता ही है, तकरीबन उन्होंने कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है. आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड in enrolling in a PhD in education at Waikato University or any other university, holding an MPhil degree in education with a 3.5 CGPA. इनकी थोड़ी सी कम है. हाँ नहीं, और इनका देखें प्रोफाइल, मतलब सिर्फ सीजीपीए, पाकिस्तान में असल में सीजीपीए मैटर करता है ना बहुत ज़्यादा. वो एक कल्चरल थिंग है, एक सोशल, एक कह लें स्टीरियोटाइप है कि जी नंबर कितने आए आपके. यहाँ पे नंबरों का इतना कोई टेंशन नहीं होती. नंबर, सीजीपीए एक फैक्टर है आउट ऑफ सेवरल फैक्टर्स. सही है. तो अदर फैक्टर्स क्या हैं वो जानना ज़रूरी है कि लाइक के रिसर्च कंपोनेंट कितना स्ट्रांग है, पब्लिकेशंस की हुई नहीं की हुई, कोई एक्सपीरियंस है आपके पास उस पर्टिकुलर एरिया में जो आप करना चाह रहे हैं. एग्जाम्पल एजुकेशन में आ रहे हैं तो आप टीचिंग में रहे हैं, टीचिंग की है आपने स्कूल लेवल पे, या आप जो मतलब वो रेलिवेंट आपके वही कनेक्शंस की मैंने शुरू में बात की थी आपसे, हाउ वेल यू आर कनेक्टेड विद योर प्रपोजल, नॉट एज एन इंडिविजुअल बट एज अ प्रोफेशनल. पूरा कंप्लीट पैकेज समझ हाँ, गई. आप तो ये चीज़ें मैटर करती हैं. देखें मैं आपसे फिर वही कहूँगा, आपके साथ यूनिवर्सिटी की एक लंबी कमिटमेंट होने जा रही है, तो उस लंबी कमिटमेंट के अंदर ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी विल मेक श्योर कि जी के हम ऐसे किसी के साथ टाइम ना लगाएं कि जी हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा हो. उनका भी देखें हर चीज़ कमर्शियल है. इस लाइक नॉट लाइक कि अगर उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ रही होती हैं तो फिर वो उनकी रिसोर्सेज ज़्यादा लग रही है ना उस चीज़ के ऊपर. तो वो भी चाहते हैं कि वो स्टूडेंट लें जिस पे उनका कम से कम रिसोर्स लगे. और अब देयर इज़ नो फ्री लंच, ऑब्वियसली वही वाली बात है. इस तो एक दुनिया कमर्शियल वर्ल्ड है, नॉट एजुकेशन सेक्टर भी ऐसी है. ठीक. अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है. ये क्या है इसका, आई डोंट नो कि आप इसका आंसर दे पाएंगे. प्लीज डू आस्क फॉर बैचलर फीमेल अकोमोडेशन चीप कॉस्ट ऑप्शन फॉर वाइकाटो. इनको मैं जानता हूँ, इन्होंने अप्लाई किया हुआ है वाइकाटो यूनिवर्सिटी, इनका एडमिशन हो चुका है. आई थिंक शी इज़ इन वीज़ा प्रोसेसिंग, तो इसी वजह से वो उस हवाले से पूछ रही है. तो इसमें कुछ आप फीडबैक दे सकते हैं? देखिए अकोमोडेशन तो एक बड़ा सिंपल सा है फॉर्मूला. जितने ज़्यादा आपके पास पैसे हैं उतनी अच्छी अकोमोडेशन है. यूनिवर्सिटी की अपनी अकोमोडेशन है, बैचलर्स अकोमोडेशन है, देयर आर नंबर ऑफ हॉस्टल्स हैं जो कि आप बुक कर सकते हैं. और बट सही है, ये अच्छे हैं. फीमेल बैचलर है, तो आप इनको क्या मशवरा देंगे? इनको यूनिवर्सिटी में लेनी चाहिए या बाहर फ्लैटमेट में लेनी चाहिए? आपका क्या एक्सपीरियंस क्या कहता देखिए ये एक, मैं कोई इस बारे में, शायद फीमेल बैचलर का मतलब यही है कि जी कि आप अकेले आ रहे हैं. तो है? मेरे ख्याल से तो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के बाहर हर जगह के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. अगर आपने जॉब वॉब नहीं करनी है, आपने बिल्कुल स्टडी ही करनी है, तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ले लें, बेहतरीन है. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रैवलिंग नहीं है, आपको गाड़ी नहीं चाहिए. सही है ना, आपको लाइसेंस बनवाने की टेंशन. आप बाहर रह रहे हैं, कहीं दूर रह रहे हैं यूनिवर्सिटी से, डेली आपको बस से आना जाना है और आपको वॉक करनी है रात में, तो यू 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 हैव टू बी वेरी इन नहीं, दैट. जॉब तो मेरे ख्याल से करनी होगी, ये मैं जानता हूँ, मेरी बात हुई भी इनसे. अच्छा, तो जॉब करनी है तो ऑब्वियसली फिर आप यूनिवर्सिटी वाली अकोमोडेशन जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लाइक के कंपैरेटिवली $50-60 कह लें एक्स्ट्रा होती है जो आपका आउटसाइड है उससे. हम्म. तो बाहर भी आसानी से मिल जाती हैं. बैचलर्स लड़कियां रह रही हैं यहाँ पे, हमारी पाकिस्तानी लड़कियां भी हैं, ग्रुप बना के रह रही हैं, और इंडियंस बहुत हैं यहाँ पे. मतलब वो पूरा एक हाउस रेंट पे ले लेती, इस तरह करके डिवाइड कर हाँ, लेते हैं रूम्स. फेसबुक पे जब यहाँ पे आते हैं, आप फेसबुक ज्वाइन करते हैं मार्केट प्लेस को, या ट्रेड में जो इनकी वेबसाइट है अकोमोडेशन की, तो उस पर बट क्लियरली लिखा होता है कि फीमेल वांटेड, फीमेल वांटेड. बट तो वो प्रॉब्लम ये ना कि जो अगर पहली दफ़ा आ रहा है तो ट्रेड में तो वो एक्सेस नहीं होता ना, बाहर से ओपन नहीं कर सकते आप. तो फेसबुक से फिर आए, फेसबुक के थ्रू. फेसबुक, आई डोंट नो, मार्केट प्लेस आप एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से, हैमिल्टन का. वेबसाइट ही नहीं खुलती है. नहीं, फेसबुक की तो खुल जाएगी, हम्म. बट आई थिंक वो नहीं खुलेगी, आपकी ट्रेड मी की वेबसाइट नहीं खुलती है. हाँ, तो ये एक इशू हो सकता है, बट ये कि या यहाँ किसी लोकल फीमेल स्टूडेंट से कांटेक्ट किया जाए और वो फिर उनको गाइड करे. हाँ, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, अक्सर जितने भी हैं आपके पास लोग कोशिश ये करते हैं कि जी के आने से पहले उनके सुपरवाइजर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुपरवाइजर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मुझे मेरे सुपरवाइजर ने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए. मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जी के क्या मुझे आप किसी से लिंक कर सकती हैं, तो उन्होंने मुझे क्या, उन्होंने किसी को मेरा नंबर दिया, एंड देन उसने मुझसे अप्रोच करके फिर अकोमोडेशन अरेंज हुई थी मेरी यहाँ पे. मैं किसी को नहीं जानता था न्यूजीलैंड में उससे पहले. तो बिल्कुल सुपरवाइज़र आपको बहुत हेल्प करता है इस सारे प्रोसेस के अंदर. ख़ास तौर पे उसकी ज़िम्मेदारी भी है कि वंस अगर वो एग्री कर रहा है आपसे,
तो वो आपकी वेलबिंग का भी थोड़ा सा ख्याल रखते हैं, तो उस सिलसिले में आपको सपोर्ट करते हैं। तो अगर उनको कोई बहुत है यहाँ पे सर्कल हमारा पूरा यूनिवर्सिटी के हम्म। अंदर पाकिस्तानी। हाँ, इसलिए कि जी जो पहली दफ़ा आ रहा होता है ना, तो जाहिर सी बात है कि अब उनको आइडिया नहीं है, तो वो क्वेश्चंस असले हम यहाँ रह रहे हैं ना, तो हमें तो पता है कि अच्छा भाई ये जगह, यहाँ पे इतने मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे इतने पाकिस्तानी हैं, इतने इंडियंस हैं, ये कम्युनिटी इधर है। फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं तो उनके बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, और थोड़े से नई जगह होती है, नया कल्चर होता है, तो उनको नहीं पता अच्छा भाई सुपरमार्केट कितनी दूर होगी, हलाल मिलेगा नहीं मिलेगा, या और भी जो भी कल्चर और रिलीजन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो जी अक्सर लोग जी। पूछते रहते हैं। तो चलें, वो तो हम टाइम टू टाइम जो है वो उस तरह की हम्म। करते रहेंगे, आंसर्स देते रहेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन। अच्छा, ये एजुकेशन के बहुत आ रहे हैं। आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एनरोलिंग इन पीएचडी। अच्छा, इन्होंने ये कहा प्लीज़ गाइड मी, तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस इनका नहीं आया। What are some of the major fully funded PhD scholarship fellowship opportunities announced in NZ like Wise Europe? मेरे ख्याल से आप ये इसको कवर कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को, स्कॉलरशिप का डिटेल में। स्कॉलरशिप हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिस्टेड होती है, तो वो आप देख सकते हैं। और ये तो ये एलिमेंट जो स्कॉलरशिप वाला सवाल अक्सर लोग करते हैं, हम्म। मेरे ख्याल से बहुत सारी वेबसाइट्स स्पेसिफिकली डेवलप हुई हुई हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो वो आप उनको देखें अगर, तो उसमें आपको सारा स्कॉलरशिप की डिटेल्स और कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी फील्ड्स में हैं, क्या उनकी वैल्यू, वो सब मिल जाए। मतलब ये आज के दौर में मेरे ख्याल से जब आपके पास इतने सारे टूल्स हो सर्च करने के, एआई हो, तो उसमें ये चीज़ इतना मेरे ख्याल से मुश्किल सवाल नहीं है आंसर करने के लिए खुद से। बट अगर स्टिल आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यू आर अनएबल टू फाइंड आउट, तो सिंपल वेबसाइट पे जाइए उनकी यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे जो उनके एडमिशन्स होते हैं उसमें स्कॉलरशिप सेकंड ऑप्शन स्कॉलरशिप ही लिखा होता है, तो वहाँ हम्म। पे आप देख सकते हैं कौन सी वाली है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और आप किस तरह से अप्लाई कर सकते ओके, ऑलराइट। एक और मेरा एक क्वेश्चन मुझे याद आया, वो बहुत पहले पूछा गया था और कपल ऑफ टाइम्स पूछा गया है कि ये सबको पता है कि पीएचडी स्टूडेंट जो है 40 आवर्स वीक काम कर सकते हैं, बल्कि शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसमें ये सवाल था कि इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैनेज किया जा सकता है स्टडी के साथ 40 आवर्स अ वीक फुल टाइम? आप मुझे दे सकते हैं, दे चुके हैं आंसर मुझे याद है, लेकिन आप जो हैं। है वो दोबारा जो है वो पॉडकास्ट के लिए बताएं। देखिए, जो वर्क और स्टडी का जो बैलेंस है, लाइक ए पीएचडी इज अ रिसर्च वर्क है, तो अगेन इसका आंसर वही, वो जो मेरा बेबी वाला बात है कि इट्स माई बेबी, इट्स माई चाइल्ड, आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट। सही है, नो बडी विल कम टू रेस्क्यू मी। सही है, अगर ये बच्चा जो है ना वो कहीं डूब रहा होगा तो मुझे ही रेस्क्यू करना है इसको। सुपरवाइजर्स का मतलब ये नहीं कि वो आपका थीसिस बना के देंगे आपको, वो आपको सिर्फ गाइड करेंगे, आप जो काम करके देंगे उसमें से कीड़े निकालेंगे, वो उसकी तारीफ कभी नहीं करेंगे कि जी कि वाह जी क्या काम किया आप। हम्म। सो डोंट एक्सपेक्ट कि जब यहाँ पे आएंगे आप समझ रहे हो कि जी कि आप बहुत अच्छा रिसर्च कर लेते हैं, अनलेस कि यू आर स्मार्ट इनफ। नो डाउट कुछ लोग होते भी हैं, बट मोस्टली ये होता है कि जी के आपकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है। आप जहाँ पे आके व्हेन यू हिट द रोड, यू नो द रोड ब्लॉक्स, ये रोड ब्लॉक्स हैं क्या। तो काम और पीएचडी दो चीज़ें एक साथ चल सकती हैं, बिल्कुल चलती हैं, लोग चलाते हैं, मजबूरी है। आइडियल सिनेरियो तो नहीं है, बट एक्चुअली वही वाली बात है कि रियलिस्टिक सिनेरियो तो यही है कि आपको काम करना पड़ता है। अब कितना काम आप कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप 40 से, अगर आपने कुछ इस तरह की कोई जॉब ढूंढ लें जैसे कि 12-12 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं और आप 3-4 शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपके पास 3-4 दिन होते हैं, फिर 3x फुल डेज होते हैं जिसमें कि आप अपनी रिसर्च को टाइम दे सकते हैं। तो उसमें आपका पीएचडी, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें आप बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, हाँ आपका हम्म। पीएचडी हो जाएगा। बट आप कहेंगे जी कि मैं पेपर पब्लिश कर लूँ, मैं कॉन्फ्रेंसेस भी कर लूँ, मैं दुनिया में विजिट्स भी कर लूँ, चीते नहीं बन यूनिवर्सिटी पाएंगे आपको आप। पैसे देते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपको पैसे देगी, आप जाएं कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ें, लेकिन आपको पेपर पढ़ने के लिए अपना पेपर एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा वहाँ पे। और हम्म। वो उसी वक्त हो जब वो आइडिया इतना स्ट्रांग हो, उनके लिए अच्छा हो, तो वो फिर करेंगे। तो ये सारे हैं प्रोज एंड कॉन्स। अगर आप काम की तरफ ज़्यादा फोकस हो जाएंगे तो आप इस साइड से निकल जाएंगे, पीएचडी आपका हो जाएगा। और अगर आप काम कम करेंगे, पीएचडी साइड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो पीएचडी जल्दी हो जाएगा आपका और पैसे शायद कम हो जाएं। आपकी सराउंडिंग में जो इंडियन, पाकिस्तानी या देसी लोग जिन्होंने आपके सामने पीएचडी किया या कर रहे थे,
उनका क्या रूटीन था, उनका प्रैक्टिस क्या थी, वो ज़्यादा फुल टाइम कर रहे होते थे या जी, हाफ टाइम? मतलब अब ये ऑब्वियसली हर किसी की अपनी हम्म। पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लोग ऑप्ट करते हैं कि उनको क्या ज़्यादा सूट करता है। अगर और लोगों के एम्स भी हैं, फॉर हम्म। एग्जांपल कि किसी को पता है, पहले सोच के आया हुआ है कि जी कि मैंने पीएचडी करना है, और वही वाली बात है कि मैंने 80 गज के प्लॉट के ऊपर 240 यार्ड्स नहीं बनाने, तो वो फिर 80 यार्ड्स के हिसाब से ही अपना स्ट्रक्चर डेवलप करता है। इनोवेशन कम होती है फिर उसके पीएचडी में, और फिर ऑब्वियसली एक थीसिस कोई इतना स्ट्रॉन्ग थीसिस नहीं बन पाता, हो जाता है पीएचडी हो जाता है थोड़ा। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ असल में पाकिस्तानी और जो आपका इंडियन जो कम्युनिटी है, या पूरा ये साउथ एशियन इंडियन जो हम कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया जो आपका है, यहाँ पे इमोशंस नहीं होते इतने इस मामले में मेरे ख्याल से। बाकी मैंने कंट्रीज़ के लोग देखे हैं, वो बड़े इमोशनल होते हैं, ये सुपरवाइज़र कुछ कह दे तो वो आंसू भी निकल आते हैं उनके। अच्छा। हम तो लोग हमारे सुपरवाइजर के आंसू निकलवा देते होंगे। हाँ, यहाँ पे उल्टा ही है। सिर्फ सुपरवाइज़र कह रहा था कि भाई आ जाएँ आप प्लीज़, खुदा के लिए अपना पीएचडी कर लें आप। तो ये चक्कर है। तो ये बट आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। तो ये आप किस तरह लेके चलना चाह रहे हैं पीएचडी को अपने। काम ओके। आपको मिल जाएगा, काम आप कर लेंगे। सही। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी काम की नौयत क्या है, कि वेयर हाउस में काम कर रहे हैं कि या किसी नाइट शिफ्ट में या स्लॉटर हाउस में काम कर रहे हैं या टैक्सी। अच्छा हाँ, उबर चला सकते हैं स्टूडेंट वीज़े के ऊपर? नहीं, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रही हो। तो हम्म। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय, ऊबर इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो हम्म। वो आप नहीं कर सकते। तो ओके। आपको कोई ना कोई जॉब ही करनी पड़ेगी। आजकल तो ऑनलाइन ऑप्शंस बहुत आ रहे हैं, तो वो हम्म। आप कर सकते हैं अपने टाइम के अंदर। तो ओके। ये एक ऑप्शन है इसमें, देख बट ये कि काम करना पड़ता है आपको, ऑब्वियसली बगैर काम के हम्म। आप शायद नहीं कर ट्यूशन सकेंगे। ट्यूशन वगैरह कर सकते हैं ऑनलाइन, काफ़ी इस तरह वो के। सारी जो भी ऑनलाइन ऑप्शंस हो सकते हैं, मैक्सिमम आप आजकल के दौर में ज़्यादा मतलब अवेलेबिलिटी हो गई है इन चीज़ों की, ऑप्शंस की। पहले नहीं थी इतनी, लेकिन आजकल हम्म। तो है। तो वो आप कर हम्म। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते अच्छा। अभी कुछ और सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन हम उसको बात के लिए रखेंगे, और मुझे पता है कि सवाल तो बहुत होंगे। और अभी तो हमने लाइव नहीं लिया है, बहुत सारे बेचारे जो हमारे मेंबर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब लाइव सेशन हम लेंगे, लेकिन ये वो मैंने बात के लिए बचा के रखे हुए हैं, जिसके अंदर अभी आपने देखा होगा ज़्यादातर क्वेश्चंस मेरे एडमिशन के हवाले से हैं, इसलिए कि हैं। मोस्टली लोग उसी स्टेज पे भी हैं। लेकिन कुछ उससे आगे निकल चुके हैं, यानी कि एडमिशन उनका हो गया है, अभी जो वो वीज़ा प्रोसेस के हैं। बट आई नो कि आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, और ना आप जो है वो वीज़ा एक्सपर्ट नहीं है, एडवाइज़र इन लीगल, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा। हाँ, लेकिन इसके अलावा सेटलमेंट के हवाले से है, या बहुत सारे सिनारियोज बन सकते हैं कि कपल आ रहा है, उनके बच्चे हैं, कैसे आना चाहिए, पहले एप्लीकेंट आए या पूरी फैमिली साथ में आए। तो ये हम जो आने वाली पॉडकास्ट के अंदर जो है वो उसको डिस्कस करते रहेंगे, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी अवेलेबिलिटी और आपका जो है वो टाइम थोड़ा सा हमें चाहिए होगा। मेरे ख्याल से और तो मेरे जहन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। लास्ट टिप अगर आप कोई देना चाहें हमारे व्यूवर्स को, जो कि थोड़े से मोटिवेशनल, थोड़ा मोटिवेट अगर आप उनको कर सकें, जो इस प्रोसेस में है अभी एडमिशन के लेवल के ऊपर, जो स्टिल सर्च कर रहे हैं और उनको अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। पीएचडी की बात कर रहे हैं, पीएचडी पीएचडी। स्पेसिफिक। हम्म। पीएचडी स्पेसिफिक। टिप उनके लिए यही है कि जी के कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। हम्म। सिंपल है, इस थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस एंड थ्रू आउट द पीएचडी प्रोसेस। आप कितने मुस्तकिल मिजाज हैं, दैट इज बेसिकली दैट्स काउंट्स मोर देन एनीथिंग एल्स। आपकी मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी जो है ना, वो आपको पीएचडी भी में एडमिशन भी दिलवाएगी और आपको पीएचडी भी करवाएगी। बाकी आप और ये मैं रिसर्च के ऊपर बेस बात कर रहा हूँ, लाइक जो रिसर्च हो चुकी है उसके ऊपर, प्लस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। आप कंसिस्टेंटली करते रहें एफर्ट्स, अपनी एडमिशन के लिए हों भले किसी और चीज़ के लिए हों, वो हो जाएंगी। जहाँ आप रुक गए, फिर वो एफर्ट रुक गई, तो फिर आपका सारा काम भी कुछ। बी कंसिस्टेंट, चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑलराइट। अच्छा, लास्ट आपसे क्वेश्चन, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, जो आपकी जर्नी रही है एडमिशन पीएचडी, अगर मैं इसको पीछे आपको ले जाऊं दोबारा स्टार्ट पे, आप यही करना चाहेंगे या आपका रोड मैप थोड़ा सा डिफरेंट होगा ड्यूरिंग पीएचडी, आफ्टर पीएचडी? मेरा रोड मैप तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। आप जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे चले जाते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो आप
लर्न कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके लिए एक तरह का एक्सपीरियंस बन रहा हो, तो आपको लगता है कि यार ये मैं अगर ना करता तो मेरा ये टाइम छोटा हो जाता, शॉर्ट हो जाता, ये ना करते, ऑब्वियसली वो तो मैं डिफरेंट पाथ लूँगा मैं इस, लेकिन पीएचडी मैं फिर भी करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा अपनी चॉइस है। इट वाज नॉट लाइक कि मैं किसी पाथवे के लिए यहाँ पे पीएचडी कर रहा था, मेरा मेरी अपनी इंथ्यूजियाज्म थी, अपनी मोटिवेशन थी, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करती है। तो वो स्टिल आई वांट टू डू पीएचडी बट इन अ डिफरेंट थिंग, इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट हम्म सेटअप कह लें, नॉट सेटअप से मतलब यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, जो मैंने किया है उसको डिफरेंट तरीके से करना चाहूँ, बिल्कुल, लेकिन करना मैं इसमें पीएचडी जाऊँ। इसमें एक मैंने पॉइंट निकाला कि आई थिंक जो लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं वो फायर आपके अंदर होनी चाहिए, वो जो रिसर्च, वो एप्टीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, पाथवे आप लें, बहुत सारे लोग पाथवे के लिए भी ले रहे होंगे भाई, रेजिडेंसी ये सारी चीज़ें, लेकिन वही जैसे आपने कहा कि इट्स नॉट ए जोक, मतलब आपकी कमिटमेंट है 3-4 ईयर्स की, और उसके अंदर आपने पढ़ना भी है, रिसर्च भी करनी है, पब्लिकेशंस भी करनी है, पेपर सारे करने हैं, तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जो है वो आपके पास होनी चाहिए आपके साथ। लेकिन इसका जवाब थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टली कह देता हूँ, शॉर्ट इन ब्रीफली मैं बता देता हूँ, पीएचडी इज नॉट अ लाइसेंस टू फॉर अ जॉब, नंबर वन। हम्म रिमाइंड करा दूंगा लोग जो भी सुन रहे हैं इसको, कि पीएचडी इज नॉट अ लाइसेंस, कि आपको लाइसेंस नहीं मिल गया कि जी कि आप जाएंगे कल लोग आपका लाइसेंस लेंगे, बोलेंगे बैठ जाइए आपकी जॉब पक्की हुई, नो। पीएचडी के साथ आपने कौन सी स्किल डेवलप की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। ड्यूरिंग द पीएचडी आपने कौन कौन सी स्किल्स डेवलप की हैं, और वो स्किल्स आपकी डेवलप उसी वक्त होंगी जब आप एकेडमिया के साथ इन्वॉल्व होंगे नेक टू नेक। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो आप एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। अगर आप डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो आपने किसी पर्टिकुलर टूल को यूज़ किया हुआ है या फिर आपने जस्ट कहीं से कॉपी पेस्ट मार दिया है। तो वो कौन सी स्किल आपने डेवलप की जो कि ट्रांसफरेबल स्किल्स थी आपकी जॉब मार्केट के लिए। हम्म तो अक्सर लोग यही सोचते हैं हम पीएचडी कर लिया तो अब पता नहीं हमने कोई तीर मार लिया। तो यहाँ पीएचडी और एक प्लम्बर जो है ना, वो दोनों अगर आप खड़ा करेंगे तो लोग प्लम्बर को बुला लेंगे, पीएचडी बोलेंगे तुम साइड हो जाओ। ऑब्वियसली। तो वो सही है। रीजन क्या है, स्किल उसके पास होगी जो कि टेस्टेड होगी। अगर आपने कोई स्किल डेवलप नहीं की अपनी, तो फिर आपको जॉब मार्केट में फिर थोड़ा से हम्म स्ट्रगल्स हो जाएंगे नहीं, आपने आपके। ये बड़ी अच्छी बात की, आई थिंक ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ज़बरदस्त मेरे ख्याल से, कि ये काफ़ी लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो भी ख़त्म कर देगा और क्लैरिटी आ जाएगी जो ये करना चाह रहे हैं या इस पाथवे के ऊपर है। तो चले, मेरे ख्याल से बहुत शुक्रिया महराज भाई आपका टाइम का, और शुक्रिया बड़ी जी। नॉलेजेबल डिस्कशन रही। मेरी तो नॉलेज में इजाफा हुआ ही हुआ, हालांकि मुझे पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन ये कि जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे या देखेंगे बाद में, तो आई थिंक उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होगी। तो अगेन थैंक यू वेरी मच, और फिर इंशाल्लाह जो है वो अब देखते हैं कब आगे आपसे मुलाकात होती है, और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। और अब इसके बेस के ऊपर अब देखें, बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होंगे जब लोग देखेंगे कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगा, फिर हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर उसको कवर करेंगे। चलें, अपना चलिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक थैंक केयर। यू, बहुत बहुत चलें, शुक्रिया। ओके, खुदा थैंक यू। हाफिज़। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।